विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन और उसका हमने सारा बेसिक देख लिया था। आज हमने जो लास्ट टॉपिक में बात की थी कि हम कैसे पहचानेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो हमें दो पेयर दिए होते हैं उनमें से वो किस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करें, यूनिक सॉल्यूशन वाली या फिर हमारी इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन जो होती है यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा पैरेलल की कंडीशन या फिर कोइंसिडेंट वाली कंडीशन। तो चलिए आज हम सबके सवाल देखते हैं और पहचानते हैं कि इस सवालों को करना कैसे। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा। अब पहले तो बच्चा ये क्वेश्चन देखते ही समझ नहीं पाता कि इसमें करना क्या है, तो ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब वो जानना चाहता है कि p की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी क्या रखूं जिससे कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन आए। मतलब आपकी दोनों लाइंस जो इस इक्वेशन से बनेगी और जो इस इक्वेशन से बनेगी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूं, ठीक है। अब जब आपको ऐसा बोला जाएगा तो अब आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। ऐसा करने के लिए आप नॉर्मली आपकी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाओगे। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब इस हिसाब से हम a1 a2 और b1 b2 को पहचानते हैं। तो हमारा a1 जो है किसी भी एक इक्वेशन के x कोफिशिएंट को हम a1 नाम देते हैं। तो इस हिसाब से a1 की वैल्यू है हमारी p, और उसी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा उसको हमें b1 नाम देना पड़ेगा। क्लियर, ये कंपलसरी हो जाता है कि यहां पर यदि आपने a1 दिया तो इसको ही आप b1 दोगे। तो इस हिसाब से y के हिसाब से कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। अब हम a2 की बात करते हैं, मतलब अनदर इक्वेशन से हम x के कोफिशिएंट को देखते हैं, तो वो है हमारा 6, और जबकि हमारा b2 है उसी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो है -2। नाउ अब सिचुएशन के हिसाब से यदि हम कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, a1 की जगह p और a2 की जगह -1, क्लियर। और b1 की जगह हमें क्या लिखना है, b1 की जगह हम लिखेंगे, a1 की जगह हमने p लिखा और a2 की जगह हम लिखेंगे 6, और b1 की जगह हमें लिखना है -1 और b2 की जगह हम लिखेंगे -2, क्लियर। अब इस हिसाब से सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो p अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी। अब यहां से क्या कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी हो सकता है, बिल्कुल कीजिए। तो p इज नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, जिसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, p कैन नॉट बी 3। मतलब यदि आप इस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि दोनों लीनियर इक्वेशंस एक यूनिक सॉल्यूशन रखती हो, मतलब इंटरसेक्टिंग कंडीशन में हो ये दोनों लाइंस बाय ग्राफ, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। दुनिया जहान में आपके पास नंबर्स के नाम पर r है, रियल नंबर्स की जो कैटेगरी है वो पूरी r है। उसने कहा इस पूरी कैटेगरी में से आप सिर्फ 3 मत रखना यदि आपको इस सिचुएशन का यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो। मतलब यदि हम इसका आंसर देखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, कि जो p की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, r, कुछ भी रख दो, माइनस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 3। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब, पढ़ा कैसे जाए इसको। तो बच्चा इसका क्या मतलब है कि जो p की वैल्यू है वो रियल नंबर्स, इस r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स, कि इस p की वैल्यू में रियल नंबर्स में कुछ भी रख दो, बस इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर मत रख देना 3। आपको r की कोई भी r में से सिर्फ 3 हटा दो और बाकी दुनिया जहान का जो नंबर इच्छा हो वो यहाँ रख दो। आपका हर कंडीशन में हर नंबर पर जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, आपकी यूनिक सॉल्यूशन वाली। क्लियर, समझ में आया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी तक हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात करी, यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करा है कि k की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो इन दो इक्वेशंस के। अब सबसे पहले हमें कंडीशन याद होनी चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की केस होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट है x के उनका रेशो सेम होना चाहिए, किसके, कोफिशिएंट ऑफ y के और कांस्टेंट टर्म्स के रेशो के, तीनों के रेशो जो है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलो अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहचानते हैं। तो a1 जो है इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है, तो वो आएगा आपका 1।
B1 जो है वो आपका कहलाएगा k+1 और C1 जो है वो आपका कहलाएगा 5। ठीक है, इधर देखते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, इस वाली के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका A2 जो है वो कितना है, k+1, B2 जो है वो कितना है 9 और C2 जो है वो कितना है 1 - 8k। और जिस बच्चे ने ये सवाल ऐसे लिख दिया उसका सवाल गलत हो गया। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सही नहीं है ये। रीजन बताता हूं। मैंने कल आपको जब ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था तब मैंने क्या बोला था कि आपका C1 स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax + by, या तो +c इधर होना चाहिए या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो =c। दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह, कोई भी गलती नहीं होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप दो इक्वेशंस को कंपेयर करने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों इक्वेशन सेम तरीके से लिखी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर वैसी तो लिखे, तो नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ x और y तो लाइन के LHS इक्वेशन के LHS पार्ट में है, जबकि आपका c जो है वो आपके राइट साइड पर। अपोजिट टू दैट ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x, y और कोफिशिएंट तीनों कांस्टेंट टर्म्स, ये सब जो हैं ये आपके LHS पार्ट में है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए या तो आप इस 5 को -5 कर दो, क्योंकि आपको इस 5 को इधर लेकर आना पड़ेगा। अब आप कहोगे नहीं सर मैं इसको ले जाऊं, तो बेटा साइन की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ज्यादा आसान है कि इस 5 को इधर रख दो। तो अब कंपैरिजन करना सेम हो जाएगा कि x + k+1 y + -5 = 0 और इसके भी इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। तो कंडीशन पहचानो। सवाल में जो सिखाया जाता है वो आधा ज्ञान लेके मत जाओ, पूरा ज्ञान रखो कि आपको कैसे बोला गया। मैं जब सवाल करवा रहा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जब भी आपने देखा था, तो मैंने कहा था दोनों एक साइड होने चाहिए। सी दोनों इक्वेशंस के लिए एक साइड होना चाहिए, या तो इक्वल्स टू के राइट साइड या इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड। दोनों इसके इसमें दोनों एक साइड LHS में, एक साइड RHS में, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? तो साइन का ध्यान रखना। अब इतना होने के बाद आपको सिर्फ कंडीशन लगानी है A1/A2 मतलब 1/k+1, B1/B2 मतलब k+1/9 और इक्वल्स टू में आएगा -5/1 - 8। इतना होने के बाद अब आप कहोगे सर k की वैल्यू कैसे निकालो, तो किसी भी दो इक्वेशंस, दो पार्ट्स को कंपेयर कर दो, या तो इन दोनों को कर दो या इन दोनों को कर दो, किसी भी एक साइड से आपको कंपेयर करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें भी एक अच्छी बात बताता हूं। सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है आप इन दोनों को कंपैरिजन कर दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो k की लीनियर इक्वेशन बनेगी। बाकी किसी भी केस को आप करते हो, जो पहले मैंने बोले थे, ये वाला या फिर ये वाला, इस केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो बनानी दोनों ही पड़ेगी, कोई ना कोई एक एक करके। तो चलो देखते हैं। यहां पर आप इसको पहले, जो मैंने पहले इजी वाला पार्ट बोला है वो सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन वाला। तो हम इन दोनों को लेते हैं एक साथ और सॉल्व करते हैं। तो 1/k+1 = -5/1 - 8k। सिंप्लीफाई करने गए तो 1 - 8k = -5k -5। सिंप्लीफाई कर दो, 8k को उधर भेज दो तो 8k - 5k और 5 इधर आया तो 1 + 5, ये 6 हो जाएगा और ये 3k हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो एक तो k की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। ठीक है, अब आप कहोगे सर यही हो गया ना, k की वैल्यू 2। बेटा ये इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रही है, अभी इसके बारे में चेक थोड़ी किया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें तीनों जगह से कुछ ना कुछ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब एक बार तो आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ले लिया, एक बार क्वाड्रेटिक लेना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या करोगे अब आप करोगे 1/k+1 को k+1/9 से सॉल्व करोगे। जब आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने गए आप इसको तो क्या हो जाएगा, k² + 2k + 1 9, k² + 2k -8। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, k² + 4k - 2k -8 ब्रैकेट में करा तो k + 4 k -2। ठीक है, अब यदि हम इन दो ब्रैकेट्स को कंपेयर करते हैं, दो इक्वेशंस के पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो यहां से k की वैल्यू कह रहा है या तो -4 रख दो या k की वैल्यू 2 रख दो।
अब वो कह रहा है यहाँ तो दोनों से सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 4 -4 और 2। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो वो कह रहा है कि के की वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। अब आप एक बात बताओ, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, जो कॉमन है। भाई -4 इसको थोड़ी सेटिस्फाई कर रहा होता तो इसमें भी -4 आंसर आ रहा होता। इसका मतलब इस वक्त जो कॉमन आंसर है वो 2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात कर दे तो किसी एक को सॉल्व करके मत छोड़ देना। आपको हमेशा दोनों दो पार्ट्स को एटलीस्ट देखो, 3 कंपैरिजन बन रहे हैं। इसको यदि मैं कैपिटल ए नाम दे दूं, इस वाले पोर्शन को इस कैपिटल बी और इसको सी, तो आपके पास 3 मैच पॉसिबल हैं, ए का बी से, बी का सी से और सी का ए से। इन 3 मैच में से कम आपको 2 मैच करवाने ही पड़ेंगे। जब आप 2 मैच करवाओगे, कंपैरिजन करोगे, तब जाके आपको कोई एक कॉमन आंसर मिलेगा। उसी कॉमन आंसर के बिहाफ पर आप बता पाओगे कि के की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब हमने कंपैरिजन कर लिया तो के की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और 2, और एक बार के की वैल्यू आ रही है 2, तो यहां से कॉमनली के की वैल्यू जो पूरी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वो आएगी 2। अब इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस के लिए आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन थी, 1/k+1 था नीचे, तो 2+1 इधर था, k+1/9, तो इस k की जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख दीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3, 3/9, और इधर क्या चल रहा था, इधर देखो -5/1 -8k, -5/1 -8k, k की वैल्यू 2, ठीक है, 2 रख दीजिए, -5/16 -1 -15। सब जगह से आपका जो रेशो आ रहा है 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, मतलब तीनों के रेशो जो है वो सेम आ गए हैं। तो इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। अब आप कहोगे सर ये चेक करना है कि नहीं? चेक नहीं करना, आप यहां से कॉमन आंसर लिख के सिर्फ इतना बता दोगे कि के की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, ये तो आपके लिए कि हाँ जो आपने निकाला वो सही भी है या नहीं। ठीक है, चलो अब हमने 2 कंडीशंस मैच कर ली, एक तो यूनिक सॉल्यूशन की इंटरसेक्टिंग वाली, एक इनफाइनाइट मतलब कोइंसिडेंट वाली। अब हमें तीसरी देखनी, जब 2 लाइंस पैरेलल हों। तो पैरेलल लाइंस के लिए उसने क्या क्या बोला है, देखो ध्यान से। उसने बोला है कि दोनों इक्वेशंस में आपको इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आप पहले तो सवाल में देखो कि आपको क्या निकालना है, के। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में, हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपसे बोला है कि आपको कोई ना कोई एक अननोन कोएफिशिएंट या कांस्टेंट निकालना है, और उसके लिए आपको हमेशा कंडीशंस लगानी है। तो पहली बात तो वो आपसे सिर्फ चेक नहीं करवाएगा कि लाइंस इक्वल है, पैरेलल है, यूनिक सॉल्यूशन वाले क्या है, वो आपसे हमेशा कोई ना कोई एक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकलवा रहा होगा। तो अब ध्यान से देखो, इस तरह के सवालों में कैसे करना है, वापस से पैरेलल की कंडीशन आ गई है तो पैरेलल की लगा देते हैं। पैरेलल क्या बोलता है आपसे, लीनियर इक्वेशंस में पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 should be equals to b1/b2 should not be equals to c1/c2। यही होता है। तो क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो इस हिसाब से उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू निकालनी, मतलब हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब हम पहले a1 निकालते हैं। यदि इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो a1 हमारा 3 है, b1 हमारा 2k है और c1 हमारा 2 है। ठीक है, अब a2 जो है हमारा 2 है, b2 जो है हमारा 5 है और c2 जो है हमारा -1 है। अब आप फिर ध्यान से देख लो, जो लास्ट क्वेश्चन में मैं बार बार चिल्ला रख के समझा रहा था वो वापस समझा रहा हूं कि यहां पर भी इस वक्त C हमारा राइट साइड पर है इक्वेशन में, और इस वक्त इस वाली इक्वेशन में हमारा C जो है वो लेफ्ट साइड है। तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें दोनों में से किसी को एक ही साइड रखना है दोनों में से। तो दोनों को हमने राइट साइड कर दिया है, तो इसलिए हमने इसका साइन +1 होते हुए भी क्या लिया है, -1, क्योंकि ये इस तरह से लिखा रहा होगा। क्लियर? अब कंपैरिजन कर देते हैं। तो कंपैरिजन के हिसाब से हम जाते हैं तो 3/2 शुड बी इक्वल्स टू 2k/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई, 15 इज इक्वल्स टू 4k, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/4। तो इस हिसाब से k की वैल्यू कितनी आती है, 15/4 आती है। यस और नो? तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15/4 हो जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। मतलब यदि 15/4 k की वैल्यू रख देते हो तो ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? बात समझ में आई आपको?
आपको बस यही समझना है, प्रैक्टिस के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हुए आपको आधे से ज्यादा फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आप फॉर्मूले याद नहीं रख पाते हो तो फिर आप ये सोच सकते हो कि मैथ्स खतरनाक है, मैथ्स डरावनी है, पर ऐसा होता नहीं है। मेनली मैथ्स में फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद करो और आपका हर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आपको देते हैं ये वाला क्वेश्चन होमवर्क आपका। ठीक है, इसमें देखो ए और बी की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान रखना, इनफाइनाइट का मतलब होता है a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसा है तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जब कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा दिमाग चलाना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।